back to my channel. ये सेकेंड लेक्चर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस चैप्टर का, और आज ये हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है, लॉस होने का भी रिस्क होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप्स के होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस चैप्टर में सिर्फ बिजनेस के बारे में पढ़ना था। तो और हमने क्या पढ़ा था कि बिजनेस 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स सेकेंड पार्ट है बिजनेस का। तो कॉमर्स वो एक्टिविटीज़ होते हैं जिनके वजह से गुड्स मैन्युफैक्चरर से लाकर अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वहां से ले जाकर जब कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं, तो जिस एक्टिविटी के थ्रू, जिस मेथड्स, जो हेल्प से पहुंचाते हैं, वो एक्टिविटीज़ को हम कॉमर्स कहते हैं। तो अब फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स जो है वो उसके टोटल 6 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन है कि वो रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। वो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन रिमूव करता है। इसका मतलब हुआ वो एक लिंक बनाता है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में। तो डायरेक्टली गुड्स चले जाते हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में, कोई मिडिल पर्सन का कोई रोल नहीं होता है। और फिर दूसरा है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से गुड्स यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं, तो डिस्टेंट प्लेसेस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। थर्ड है कि वो टाइम का प्रॉब्लम भी नहीं होता है कि आज गुड्स बनाए हैं तो उसको 2 महीने के बाद सेल नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि गुड्स को वेयर हाउसेस में स्टोर करके रख देते हैं, और जो भी सीजन में वो गुड का डिमांड होता है मार्केट में, उस टाइम में उसको सेल कर देते हैं। फोर्थ है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। तो बिजनेस में क्या होता है कि पहले बार्टर सिस्टम चलता था, तो गुड्स के बदले गुड्स दे दिए जाते थे, लेकिन अभी के टाइम में मनी चलता है। तो बहुत सारे टाइम में क्या होता है, बहुत सारे सिचुएशंस में होता है कि मेरा मैन्युफैक्चरर दिल्ली का हो गया या फिर और कंज्यूमर हो गया जमशेदपुर का, तो इसमें में मनी कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? गुड्स तो आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन से, लेकिन मनी तो ट्रांसपोर्टेशन से नहीं हो सकता है, तो मनी कैसे भेजेंगे? तो मनी के लिए हम लोग ऑनलाइन पेमेंट यूज़ कर सकते हैं, अब ड्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं, चेक यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ है कि वो रिस्क का प्रॉब्लम भी हटाता है। इंश्योरेंस कंपनी जो होते हैं वो लॉस का भरपाई कर देते हैं अगर बिजनेस ने प्रीमियम पे किया हुआ होगा तो। लास्ट है कि वो हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। एडवर्टीजमेंट के हेल्प से कॉमर्स को गुड्स का यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। जैसे इंडस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, वैसे ही कॉमर्स भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, जिसको हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कहते हैं। तो ट्रेड का मतलब होता है खरीदना और सेल करना। ये भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट है एड्स टू ट्रेड, वो एक्टिविटीज जिनके वजह से ट्रेड स्मूथ फ्लो होता है ट्रेड का। वो एक्टिविटीज हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट वी मूव टू इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड हमने यहाँ पे पढ़ा कि ट्रेड टोटल 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। तो हम पढ़ेंगे इंटरनल ट्रेड, जब गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं अपने ही कंट्री में, तो उसे कहते हैं हम लोग इंटरनल ट्रेड। जैसे इंडिया है तो अगर गुड्स इंडिया में ही बाय और सेल हो रहा है, मतलब वो इंटरनल ट्रेड है। अब टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड के 2 टाइप होते हैं, वो है होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में गुड्स खरीदा जाता है और बेचा जाता है लार्ज क्वांटिटी में।
तब कहते हैं उसे होलसेल ट्रेड। और जब छोटे क्वांटिटी में खरीदा या बेचा जाता है, बाय या सेल होता है, तब उसे कहते हैं रिटेल ट्रेड। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे टर्म 2 के चैप्टर्स में। अब आता है एक्सटर्नल ट्रेड। जब गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सेल या फिर बाय होता है, दो अलग अलग कंट्री या फिर दो से ज्यादा कंट्री में, तब उसे कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। तो एक्सटर्नल ट्रेड टोटल 3 टाइप्स के हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब जब हम फॉरेन कंट्री में गुड्स बेचते हैं, एक्स मतलब बाहर जा रहा है। और अब आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब जब हम फॉरेन कंट्री से गुड्स खरीदते हैं। इम 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 मतलब अंदर आ रहा है, तो ऐसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद आता है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट मीन्स जब हम दूसरे फॉरेन कंट्री से गुड्स खरीदते हैं, पर अपने होम कंट्री में कंजम्पशन के लिए नहीं, बल्कि दूसरे फॉरेन कंट्री में बेचने के लिए। एग्जाम्पल, कोई कोई चाइना से गुड्स खरीदा और कोई इंडियन चाइना से गुड्स खरीदा और उसको जापान में बेच रहा है, तो वो एक एक्सटर्नल इंटरपोर्ट ट्रेड हो गया कि चाइना से कुछ खरीदे लेकिन उसको इंडिया में कंज्यूम नहीं किया, उसको बल्कि हम लोग जापान में बेच दिए। उसको कुछ इंडिया मैन्युफैक्चर किया होगा उसको और अच्छे से, तो वो इंटरपोर्ट ट्रेड हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एड्स टू ट्रेड के बारे में। वो एक्टिविटीज जिससे ट्रेड बहुत स्मूथली चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसमें गुड्स अच्छे से मूव करता है एक प्लेस से दूसरे जगह। इसमें कोई अगर दिल्ली है तो दिल्ली से गुजरात, कहाँ जहाँ भी जाना है, वो चाहे एक्सटर्नल ट्रेड हो या फिर इंटरनल ट्रेड, दोनों में ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है। कम्युनिकेशन से हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। अगर बायर बताएगा सेलर को कि मेरे पास ये गुड्स है, आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। उसके बाद बाइंग में क्रेडिट फैसिलिटी होता है। जैसे अगर गुड्स बेचा जा रहा है, फिर अगर गुड्स कोई इंसान खरीद रहा है तो उसको पैसा भी तो पे करना पड़ेगा, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट कर सकता है। अगर उसके बैंक में उतना पैसा नहीं है कि वो पे कर सके मैन्युफैक्चरर को, तो बैंक को बोलेगा मैं आपके बैंक से रेगुलर ट्रांजैक्शंस करता रहता हूँ, तो आप मेरे को ओवरड्राफ्ट दे दे। अगर उसके बैंक में 1 लाख रुपए है और उसे 1,50,000 रुपए की जरूरत है, तो बैंक उसका ट्रांजैक्शन रुकने नहीं देगा, उसको कंटिन्यू रखेगा। और ऐसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, फिर से चेक, ये सब में हेल्प होता है, बैंक हेल्प करता है। तो ये एक दूसरा एड से ट्रेड का। थर्ड है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब जब कोई गुड्स का प्रोटेक्शन हम लोग कुछ लगाते हैं। अगर कोई गुड्स का किसी रिस्क से बचाने के लिए जो प्रोटेक्शन करते हैं, उसे कहते हैं हम इंश्योरेंस। अगर फायर से करना है, फिर एक्सीडेंट से करना है, किसी भी टाइप का लॉस से, तो उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। बिजनेसमैन जो है वो हर महीने या फिर साल में एक बार नॉमिनल अमाउंट पे करता रहता है, ताकि जब उसका कंपनी में लॉस हो तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसका कंपेंसेट कर दे। उसके बाद फोर्थ है वेयर हाउसिंग इसलिए यूज करते हैं ताकि स्टोरेज का प्रॉब्लम ना हो या फिर टाइम का प्रॉब्लम ना हो। अगर गुड्स मेरा 2 महीना पहले प्रिपेयर हो गया है, तो उसको हम लोग को अगर बेचना है 2 महीने के बाद, तो उसको हम लोग बेच सके, कुछ प्रॉब्लम बीच में ना हो जाए, इसलिए हम उसको स्टोर करके रखते हैं एक स्टोरेज में। वेयर हाउस में हम लोग एक स्टोर करके रखते हैं, और वहां पे जब भी गुड्स का रिक्वायरमेंट होता है तब हम लोग वो गुड्स को सेल कर देंगे। और कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स भी रखा जाता है ताकि वो गुड्स फ्रेश रहे। यहाँ पे मैंने एस नहीं डाला है गलती से, फ्रेश रहे गुड्स, इसके लिए अरेंजमेंट्स किए जाते हैं ताकि पेस्ट जो होते हैं वो उसको खराब ना कर दे। लास्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग से कंज्यूमर्स के पास गुड्स का यूजेस, प्राइसेस और क्वालिटी के बारे में बताया जाता है। बेसिकली सेल प्रमोशन होता है गुड्स का, ताकि कस्टमर के पास अच्छे से नॉलेज मिले और अच्छा नॉलेज मिले, ताकि वो गुड्स कंज्यूमर जो है वो खरीदे। अब आता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब हो गया कुछ अचानक से जो रिस्क या कुछ अचानक से लॉस आना है फिर प्रॉफिट आना। हमें नहीं पता होता है कि कब लॉस हो जाएगा, कब प्रॉफिट मिलेगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो उसे कहते हैं हम बिजनेस रिस्क। वो प्रोबेबिलिटी जिसमें रिस्क का भी, लॉस का भी चांसेस है और प्रॉफिट का भी चांसेस है, उसे कहते हैं हम बिजनेस रिस्क। तो पहला होता है अनसर्टेनिटीज। हमें पता नहीं होता फ्यूचर में क्या होने वाला है। हो सकता है लोगों का डिमांड चेंज हो जाए, या फिर टेक्नोलॉजी बदल जाए, या फिर गवर्नमेंट का पॉलिसी ही बदल जाए कि अब हम एक्सटर्नल ट्रेड ही नहीं करेंगे, ऐसा कुछ गवर्नमेंट का पॉलिसी निकल आया, तो इससे बिजनेस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा।
एसेंशियल वैसे होने होगा तो नहीं, एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस रिस्क एक एसेंशियल पार्ट है, उसको हम लोग बिजनेस से हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, और रिस्क डिपेंड करता है, अगर बड़ा बिजनेस है, लार्ज स्केल पे बिजनेस है, तो रिस्क भी बहुत बड़ा होगा, और अगर बिजनेस छोटे से स्केल पे है तो रिस्क बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। और आता है रिवॉर्ड। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमें प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा रिस्क इसलिए लेता है ताकि उसे आगे जाके प्रॉफिट मिले, इसलिए वो रिस्क लेता है। और रिस्क के कॉजेज क्या क्या होते हैं, रिस्क किस टाइप के होते हैं, या फिर क्यों आते हैं रिस्क। पहला कॉज होता है नेचुरल कॉज, कि वो ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में नहीं होता है, अपने आप आ जाएगा। अगर हमारा एक फैक्ट्री चल रहा है और वहाँ पे अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ नेचुरल कॉज हो गया, फिर मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वहाँ पे लॉस होगा ही होगा। दूसरा आता है ह्यूमन कॉज। अगर आपका कोई एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट है, वो आपके कंपनी का इंफॉर्मेशन दूसरे कंपनी तक पहुंचा रहा है, तो वो आपका, या फिर कोई ऑफिस केयरलेस है, वो आपका काम ढंग से नहीं कर रहा है, तो उससे लॉस होगा, तो वो एक ह्यूमन कॉज है। तीसरा है इकोनॉमिक कॉज। अगर मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएट होता है एक्सटर्नल ट्रेड में, इंटरनल ट्रेड में नहीं होता है लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे इकोनॉमिक कॉज पड़ता है। अगर फैशन का ही चेंजेस आ गया, डिमांड, अब जैसे अभी जिस चीज़ का डिमांड है वो कुछ महीनों के बाद वो डिमांड नहीं रहा, और लेकिन वो गुड्स आपके पास बहुत सारे वो स्टॉक में है, तो आपके वो गुड्स का लॉस हो जाएगा। अब फिजिकल कॉज, लास्ट है फिजिकल कॉज, वो सारे कॉजेज जो रिजल्ट करते हैं आपके डैमेज ऑफ एसेट्स में, या जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी, या फिर कोई मैकेनिकल डिफेक्ट्स, या फिर किसी आपका एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया। एक एम्प्लॉय, आपका टेक्नोलॉजी, आपका मशीन, आपका एसेट्स है, आपका बिल्डिंग आपका एसेट्स है, वो आपका कंपनी का, आपका फैक्ट्री, आपका बिजनेस का पार्ट है। तो अगर वो सब में कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ डिफेक्ट होता है, तो वो आपका लॉस हो जाएगा, वो फिजिकल लॉस है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। टोटल 4 टाइप के बिजनेस रिस्क होते हैं। पहला होता है इंश्योरेबल रिस्क, वो रिस्क जिसको कवर कर सकते हैं हम लोग, वो रिस्क जो इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट कर देगा। हमने पढ़ा था एड्स टू ट्रेड में इंश्योरेंस, कि अगर कोई बिजनेस इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता रहेगा, तो जब उसका लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट कर देगा, तो वो रिस्क को कहते हैं हम लोग इंश्योरेबल रिस्क। दूसरा है नॉन इंश्योरेबल रिस्क, वो रिस्क जिसका प्रोटेक्शन बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योर नहीं लिया होता है, तो उसको कोई कंपेंसेशन नहीं मिलता है। अगर आपको लॉस हो गया तो लॉस हो गया, आपको अपने पॉकेट से भरपाई करना पड़ेगा। तीसरा है स्पेक्यूलेटिव रिस्क, वो रिस्क जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। एंटरप्रेन्योर ये सोच कर रिस्क लेता है कि हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, तो उसे कहते हैं स्पेक्यूलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क मतलब कि उसमें लॉस होगा ही होगा, अगर फायर लग गया तो उसमें लॉस होगा, आप उसे बचा नहीं सकते हैं। या फिर अगर आपके एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दिया, अगर आपको उनकी मांग पूरे नहीं करेंगे, आपने डिसाइड कर ही लिया कि हम नहीं पूरे करेंगे, तो वो एक प्योर रिस्क है, आपका लॉस होगा ही होगा। और एक है चोरी हो जाना, आग लग जाना, ये सब से प्योर रिस्क, इसमें आपका लॉस होगा ही होगा। अब मैं एक इम्पोर्टेंट कोट है, लाइफ इज बेस्ट टीचर ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ डज नॉट टॉक टू यू। आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई बस पुश कर रहा है, लेकिन वो आपका लाइफ है, आपको पुश कर रहा होता है, बोलता है उठो, सुबह सुबह बोलेगा उठो, तुमको कुछ करना है, यू हैव टू मूव विद दिस फास्ट वर्ल्ड। और नाउ कम्स टू होमवर्क। Mr. X started business of buying and selling of refrigerators. The business of Mr. X will be considered as what? Commerce, trade, selling और transaction. आप अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।